हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए डीडीएम का चैप्टर नंबर 111 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर तुमने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बंदे के कमेंट का जवाब देना चाहता हूँ जिसने कहा है कि जब रसल रेमंड कमजोर था तो उसकी कोई मदद नहीं करता था, लेकिन जैसे उसके अंदर थोड़ी सी पावर आई तो सभी लोग उसकी मदद करने लगे। तो भाई सर मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा नजर घुमाएं। जो लोग अमीर होते हैं उन सभी लोगों का काम कितनी ज्यादा जल्दी हो जाता है, लेकिन जो गरीब होते हैं वो घंटों घंटों लाइन में लगकर भी अपना काम नहीं कर पाते। तो आई होप कि तुम लोगों को समझ आ चुकी होगी कि इस स्टोरी में क्या बताया गया है। खैर मैं भी कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, जो भी मेरे दिमाग में बता दिया। सो अगर तुम लोगों को ये सीरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नहीं भी पसंद तो फिर भी कर दो, क्योंकि इस वजह से रीच बढ़ सकती है और मेरा थोड़ा सा भला हो जाएगा। सो अब ज्यादा टाइम जाया ना करते हुए एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लैक डायमंड मास्टर की अराइवल की अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है, जिसे सुनते हुए फिफ्थ प्रिंस के पीछे खड़े हुए कुछ लोग बातें कर रहे थे कि ब्लैक डायमंड मास्टर यहाँ पर क्या कर रहा है। क्या दोबारा से ये लोग वही डिसास्टर लाने वाले हैं? और फिफ्थ प्रिंस का उन लोगों को अंदर आने की इजाजत देने पर ब्लैक डायमंड मास्टर थैनाटोस और उसके साथ एक और अजीब सा पर्सन अंदर आने लगता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उन लोगों का सिर्फ अंदर आने की वजह से वहाँ पर इतनी ज्यादा ब्लैक माना हो जाती है कि दूसरे लोगों का वहाँ पर खड़ा होना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि फिफ्थ प्रिंस भी वहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोगों को कमरा खाली करने को बता देता है। और उन सभी लोगों का वहाँ से जाने के बाद फिफ्थ प्रिंस ब्लैक टावर मास्टर को चैरोन के नाम से पुकारते हुए कहने लगता है, शुक्र है तुम यहाँ पर आ ही गए, मैं तुम्हारा काफी देर से वेट कर रहा था। और फिर खुद को कोराइट करते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, अब मुझे तुम्हें थैनाटोस कहकर ही बुलाना चाहिए, है ना ब्लैक टावर मास्टर चैरोन। तो क्या इसका मतलब है कि पिछले सीजन में चैरोन मरा नहीं था? ब्रो व्हाट द फक। अभी तो रुको, तुम्हें और भी ज्यादा झटके मिलने वाले हैं। फिफ्थ प्रिंस का तो ये कहना था, लेकिन थैनोस, हाँ इसका नाम थैनाटोस है लेकिन मैं थैनोस कहूंगा, प्रोनाउंसिएशन में आसानी होती है यार। थैनोस उसे जवाब देता है कि ये गुलाम आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेगा माय लॉर्ड। सो व्हाट द हेक, फिफ्थ प्रिंस की आइडेंटिटी और भी ज्यादा मिस्टीरियस होती जा रही है। खैर बैक टू स्टोरी, हम देखते हैं कि थैनोस फिफ्थ प्रिंस को बताने लगता है कि आपने जिस आइटम को मुझे बनाने का ऑर्डर दिया था वो कंप्लीट हो चुकी है, और वो चीज कोई और नहीं बल्कि थैनोस के साथ आया हुआ वही पर्सन था, जिसके ऊपर से जब उस हुडी को हटाया जाता है तो उस पर्सन को देखकर मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि उस हुडी के पीछे वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि सर रोड्रिक आर्मस्ट्रांग थे, जिसे कि ब्लैक टावर पूरी तरह से एक अनडेड बना चुके थे। इसी के साथ ये शिफ्ट होता है और हमें एक महीने बाद कील रॉयल पैलेस में सर एलेक्स रसल को बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहां इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कील किंगडम के किंग ने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए इन दोनों को यहाँ पर बुलाया है। जहाँ अचानक से सर एलेक्स पूछने लगे कि क्या इस सेरेमनी के बाद तुम वापस चले जाओगे, तो रसल उन्हें बताता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन वार खत्म होने से इतनी ज्यादा पहले ही मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है। रसल की इस बात को सुनते हुए सर एलेक्स उसे बताने लगते हैं कि सिर्फ आपकी वजह से हम कैलिन माउंटेन और अपनी 17 लॉस्ट माइंस को रिकवर कर पाए हैं, तो अब आप चिंता मत करो, आगे की मैं संभाल लूंगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे नासा लायंस की काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तो रसल के पूछने पर कि आपको उसकी चिंता क्यों हो रही है, सिंस येलो टावर मास्टर निकोलो को वहाँ पर भेजा गया है तो आपको उस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्पायर में अब ज्यादा कोई ऐसे सुपर ह्यूमंस नहीं बचे जो कि उनका मुकाबला कर सके। और जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि सिविल वॉर की वजह से एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर रोड्रिक आर्मस्ट्रांग भी मारा जा चुका है, तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, जीत यकीनन हमारी ही होगी। रसल की इस बात को सुनते हुए सर एलेक्स कहने लगते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जिस चीज की मुझे चिंता हो रही है वो कुछ और है। और फिर सर एलेक्स रसल को बताने लगते हैं कि जंग का तरीका तुम बाहर से जो मर्जी दिखा दो, लेकिन इसका असली मकसद यही होता है कि तुम अपने एनिमी को अच्छे तरीके से लूट लो। और बेशक हम लोगों ने अपनी जगह को रिक्लेम कर लिया है, लेकिन तुमने देखा ही होगा कि उन इंपीरियल्स ने ना ही हमारे प्रिजनर्स को छोड़ा है, और इसी के साथ उन लोगों ने हमारे लैंड्स को काफी ज्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर दिया है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट में पैसे का नुकसान हुआ है। सर एलेक्स की इस बात को सुनकर रसल भी अपने मन ही मन में सोचने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जितनी भी जगह हमने दोबारा से रिक्लेम की है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आखिरकार वो फिफ्थ प्रिंस करना क्या चाहता है? इन दोनों की ये कन्वर्सेशन चली रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन रसल को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि आपसे काफी देर बाद मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई ड्यूक रसल। और फिर अपने बारे में बताने का कहने लगता है कि मैं मार्कस किम्बरली हूँ और काफी देर पहले आपने मुझे और प्रिंसेस को एम्पायर के उस अटैक से बचाया था। और फिर अचानक से थोड़ा सा इमोशनल होते हुए कहता है कि आप हमारी दोबारा से मदद कर रहे हैं और मुझे नहीं पता कि आपके इस काइंडनेस को कैसे रिपे किया जाए। लेकिन किम्बरली की इस बात को सुनकर रसल उसे दिलासा देते हुए कहने लगता है कि मैंने तो सिर्फ अपने एलाइज की मदद की है, तो इसमें आपका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। हा, चलो योर मदद से आपका इंतजार कर रहे होंगे।
होंगे। और फिर अगले सीन में हमें रसल और सेरेरस को कील किंगडम के किंग के सामने खड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ कील किंगडम के किंग उन दोनों को बताते हैं कि आज के दिन तुम दोनों को यहाँ पर बुलाने का मकसद ये है कि मैं तुम दोनों के सामने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता था। योहानस कील पाल को फोन कर सेरेरस उन्हें बताने लगते हैं कि जैसा कि कील किंगडम हमारा अलाय है, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि मुश्किल वक्त में हम आपकी मदद करें। तो योर हाइनेस अपने लोगों को उन दोनों का उनको गिफ्ट देने को बताकर कह रहे थे। आपकी ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि अपने गिफ्ट को देखकर सेरेरस काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। ये तो लेकिन योर हाइनेस सेरेरस की इस बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे थे कि ये हमारी माइंड से निकले हुए सबसे ज्यादा अच्छे मैजिक स्टोन्स हैं। और इस गिफ्ट को पाकर सेरेरस भी योर हाइनेस का काफी ज्यादा शुक्रिया अदा कर रहे थे। जिस चीज को देखते हुए रसल भी अपने मन ही मन में सोच रहा था कि ये किसी मैजिक वेपन या किसी आर्मर को क्राफ्ट करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा मटेरियल है। और तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा पर्सन रसल का गिफ्ट लेकर उसके सामने आ जाता है। और पीछे की तरफ से योहानस भी बता रहे थे कि ये पहली बार नहीं है कि ड्यूक ने हमारी मदद की हो, तो इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट जिसे कि आप देख लेंगे तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा। और जब जैसे ही रसल उस गिफ्ट को खो रहा था, तो रसल की कमांड के बिना ही पेपर अपने स्पिरिट राउंड से बाहर आ जाता है। और पेपर तो अपने स्पिरिट राउंड से बाहर आया ही था, लेकिन शरबर्ट भी अपनी असली फॉर्म में आ जाता है। जिस चीज को देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, पेपर, शरबर्ट, मैंने तो तुम दोनों को समझ भी नहीं किया, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इसी के साथ हम देखते हैं कि शरबर्ट और पेपर को देखते हुए योहानस और प्रिंसेस दोनों ही काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कह रही थी, ओह तो वो र्यूमर सच ही है कि ड्यूक के पास कुछ स्पिरिट्स हैं। और पीछे की तरफ प्रिंसेस भी हम दोनों को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कह रही थी, ओह ये कितना ज्यादा क्यूट है यार, लेकिन मुझे लगता है कि ये किसी स्पिरिट रिलेटेड आइटम से रिएक्ट कर रहा है। और तभी हम देखते हैं कि पेपर भी मुफ्त के मजे लेने के लिए प्रिंसेस के साथ जाकर चिपक जाता है। और मैं तुम लोगों को दोबारा से बता दूंगी ये कील किंगडम की योहानस और प्रिंसेस है, तो प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना। खैर हम देखते हैं कि प्रिंसेस रसल को बताती है कि कील की रॉयल फैमिली को स्पिरिट्स काफी ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि हमारे एंसेस्टर में से एक ने एक हाई रैंकिंग स्पिरिट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया था। तो प्लीज आप इस बॉक्स को ओपन करें, शायद एक स्पिरिट मास्टर होने की हैसियत से तुम्हें कुछ फेमिलियर फील हो जाए। और फिर इसी के साथ हमें उस आइटम को दिखाया जाता है जिसके बारे में योर हाइनेस बताते हैं कि ये ऑर्नामेंट कील किंगडम की रॉयल्टी की हर जनरेशन को पास ऑन किया जाता है। मगर उस आइटम को देखते हुए रसल अपने मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे इस आइटम के अंदर से चारों एलिमेंट्स की प्रेजेंस फील हो रही है। और इसी के साथ इस आइटम की स्पिरिट एनर्जी भी काफी ही ज्यादा है। अपने मन में ये सोचने के साथ ही रसल योर हाइनेस को कहने लगता है कि क्या आप श्योर हो कि आप मुझे ये चीज देना चाहते हो? तो योर हाइनेस भी हंसते हुए उसे जवाब देते हैं कि ऑफ कोर्स तुम कील किंगडम के बेनिफैक्टर हो। और इसी के साथ काफी सारे सालों में हमारी फैमिली में किसी भी स्पिरिट मास्टर ने जन्म नहीं लिया, जिस चीज की वजह से हम इस चीज को यूज करने के बारे में भी भूल चुके हैं। और मैं आशा करता हूँ कि कॉन्टिनेंट का इकलौता स्पिरिट मास्टर इस चीज की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। योर हाइनेस की इस बात को सुनते हुए रसल उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगता है कि इतना ज्यादा प्रेशियस गिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर अचानक से रसल के पूछने लगे कि क्या तुम्हें इसे यूज करना आता है? तो रसल उन्हें बताता है कि आता तो नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा है जिसे कि इस चीज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगी। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें बेटा फॉरेस्ट के अंदर आर्ट ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ पर अचानक से किसी की प्रेजेंस को फील करके ये लोग काफी ज्यादा हैरान हो गई। और इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल पेपर की सवारी करते हुए वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ पर आते ही रसल ईलो और उसकी मॉम को ग्रीट कर रहा था। और अचानक से रसल को बगैर बताए यहाँ पर आया हुआ देख कर अरेन उससे पूछने लगती है कि आपको यहाँ पर कौन सी चीज ले आई? तो रसल उसे वही स्पिरिट रिलेटेड आइटम दिखाते हुए कह रहा था, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? लेकिन उस आइटम को देखकर ईलो और उसकी मॉम दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। और फिर रसल को बताती है कि ये एक ऐसा ऑर्नामेंट है जिसके अंदर चारों एलिमेंट स्पिरिट्स किंग ने अपनी पावर को इंट्रीब्यूट किया हुआ है, और अगर इस स्पिरिट राउंड को एक्सेस करने का पास करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। लेकिन अरेन की इन बातों को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन ही मन में सोचने लगता है, स्पिरिट राउंड कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में एंशिएंट रिकॉर्ड्स में भी काफी ज्यादा कम मेंशन किया गया है, और इस पास के एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि कोई पहले भी उस जगह पर जा चुका है। ये किसी मेज के लिए बहुत बड़ा झूठ होगा कि वो इस चीज के बारे में जानने के लिए क्यूरियस नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि अरेन उस पास को देखते हुए कह रही थी, मुझे लगा था कि ये पहले ही खो चुका है, लेकिन इस पर मैं सोचना कि इस चीज को यहाँ पर मैं देखूंगी, ये चीज काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। अरेन इस तरह की बातें कर ही रही थी, लेकिन असल उससे पूछते के कहने लगता है कि ये ऑर्नामेंट, मेरा मतलब है कि ये पास, क्या इसकी मदद से मैं स्पिरिट राउंड में जा सकता हूँ? तो अरेन उसे बताती है कि अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात नहीं है। जैसा कि एक स्पिरिट को एक मटेरियल वर्ल्ड बनाने के लिए एक गेट की जरूरत होती है, तो इसलिए स्पिरिट राउंड के लिए हमें भी एक स्पेसिफिक एंट्रेंस की जरूरत होगी। अरेन की इस बात को सुनकर रसल उस पास की तरफ देखते हुए कह रहा था, अच्छा ऐसा है तो फिर ये कहते हुए रसल थोड़ा सा निराश हो ही चुका था, लेकिन तभी अरेन उसे बताने लगती है, लेकिन एंशिएंट रिकॉर्ड्स में स्पिरिट राउंड के गेट को क्राफ्ट करने की काफी सारी मालूमात मिल सकती हैं, और उस चीज को बनाने के लिए हमें सिर्फ कुछ 3 दिनों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर लॉर्ड रसल चाहे तो हम उसे अभी से बनाना शुरू कर सकते हैं। अरेन की इस बात को सुनकर रसल भी अपने मन में ये सोचते हुए कि मैं भी वहाँ
पर जाना तो चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि पाया ने एक बहुत बड़ी जंग छेड़ी हुई है तो फिर इस वक्त पर जाना काफी तरह अजीब सा होगा। तो फिलहाल मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। रेन को ये सब कुछ करने के लिए मना कर देता है। रसल की इस बात को सुनकर रेन कहने लगती है कि आपका जब भी मन होगा आप मुझे इस बारे में बता देना, हम लोग उस चीज की प्रिपरेशन कर लेंगे। रेन की इस बात को सुनने के बाद रसल पेपर को गुनेवर पैलेस को जाने को बता देता है। इसी के साथ से शिफ्ट होता है और हमें ब्रिटेनिया एम्पायर में मौजूद कॉर्नवाल फोर्ट्रेस वॉल की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा की तादाद में अंडर्स मौजूद थे। जिन अंडर्स और स्केलेटन वॉरियर्स को देखते हुए ऊपर खड़ा थैनोस कहने लगता है कि इन डेथ नाइट का हमारे लिए टाइम बाय करना काफी ज्यादा वर्थ इट साबित हुआ। तो अब इसका मतलब है कि हम असली वार को शुरू कर सकते हैं। और थैनोस की इसी खतरनाक बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसका नेक्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं आया तो थोड़ी सी सब्र कर लेना। और हाँ, 500 लाइक्स और 100 कमेंट का टारगेट जरूर से पूरा कर देना। नहीं तो इस बार तो मैं ये वीडियो ले आया हूँ, लेकिन अगली बार नहीं आएगी। हाँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।